नमस्कार, मेरा नाम है सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है कंज्यूमर इज किंग में। आज की तारीख में अगर इंसान के पास किसी चीज की कमी है तो वो है वक्त। यही वजह है कि ऑनलाइन कल्चर बेहद तेजी से पॉपुलर हो चुका है। हर चीज स्क्रीन पर मौजूद है और खाना भी उसमें से एक है। खाने को लेकर आलम यह है कि आप अपना मनचाहा खाना ऑर्डर कर मजे से घर के कंफर्ट में खा सकते हैं और इसी ट्रेंड ने क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट को बेहद पॉपुलर कर दिया है। इसके तहत आपको भले ही ये ना पता हो कि खाना कहाँ से आ रहा है, लेकिन ऑर्डर करने पर खाना आएगा जरूर। आपका फेवरेट खाना आप ऑर्डर कर सकते हैं, यानी पिज्जा से लेकर पराठा, दाल, खिचड़ी, कुछ भी, सब कुछ आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपने बजट में। अब क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट पॉपुलर तो है, लेकिन इसके बारे में जानकारी थोड़ी कम है। इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने और क्लाउड किचन की ग्रोथ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दो एक्सपर्ट्स। पहले हमारे साथ है करण तन्ना, जो कि फाउंडर और सीईओ है गोस्ट किचन्स इंडिया के, और हमारे दूसरे एक्सपर्ट है रश्मि डागा, जिन्होंने शुरुआत की थी फ्रेश मेन्यू की। रश्मि, करण, आप दोनों का स्वागत है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रश्मि, पहले आपसे शुरुआत करूंगा। क्लाउड किचन ये है क्या? आप इसे साधारण शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? सुमित, अभी आपने खुद ही एक्सप्लेन किया कि आपका खाना आप तक पहुंच जाएगा, चाहे आपको पता हो कि कहाँ से आएगा कि नहीं आएगा। जब हमने फ्रेश मेन्यू चालू किया था तब उसका नाम क्लाउड किचन बिजनेस नहीं था। हमने सिर्फ ये सोच के किया था कि एक डिलीवरी फोकस्ड बिजनेस बनाना है। कस्टमर मोबाइल पे ऑर्डर करेंगे, मोबाइल ऐप से ऑर्डर करेंगे और खाना हम उन तक पहुंचा देंगे उनके पास के एक लोकेशन से। क्योंकि ये किचन विजिबल नहीं थे, जैसे बाकी सब डेटा वेयरहाउस और सर्वर्स, लोगों ने बोला क्लाउड पे अवेलेबल है, आपको दिखता नहीं है। क्लाउड किचन नाम भी वहीं से आया है। तो करण, इसके बारे में आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपकी कंपनी इनफैक्ट इज कॉल्ड गोस्ट किचन, तो ये है भी एक, आई मीन द क्लाउड किचन को गोस्ट किचन भी कहा जाता है। तो आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल, जैसे रश्मि जी ने कहा कि मतलब वो तो खुद पायनियर है इस इंडस्ट्री के। और क्लाउड किचन या फिर घोस्ट किचन या फिर डार्क किचन या वर्चुअल किचन, हम्म। ये सारे एक ही मॉडल के नाम हैं, जो मॉडल बहुत ही लास्ट 1 या 2 साल में ग्रो हुआ है, जिसमें ये एक प्रकार का रेस्टोरेंट मान लीजिए कि जिसका फ्रंट एंड नहीं है। एक प्रकार का उस तरीके से रेस्टोरेंट मानिए कि जिसमें सीटिंग नहीं है, केवल किचन है। और ये किचन बिल्कुल दिखता नहीं है हमको कहीं भी हाई स्ट्रीट में। और इसका जो ब्रांड जो उस किचन से चलती है वो सिर्फ आपको मोबाइल इंटरनेट पे दिखेगी। और बिकॉज ये किचन आपको दिखता नहीं है और केवल आपके लिए ये एक इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसको क्लाउड किचन का नाम दिया गया है। और इसके कई नाम है, जैसे मैंने कहा, घोस्ट किचन, डार्क किचन। इन सब का मतलब यही एक ही है कि खाना उस जगह से आ रहा है कि जो आपको दिख नहीं रही है, और वो सिर्फ एक किचन है फूड डिलीवरी के लिए। जी। तो रश्मि, आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट है ये लगभग 2008 के आसपास शुरू हुआ, या ये समझिए कि तब से पॉपुलर होने लगा था। तो कौन से मेन कारण है जिसके 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 तहत क्लाउड किचन शुरू हुए और फिर इतने सालों में अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिली है? सुमित, मैं आपको करेक्ट करती हूँ, 2008 से नहीं, 2013-14 से क्लाउड किचन की शुरुआत हुई। हम लोगों ने 2014 में शुरू किया था और तब दुनिया भर में, स्पेशली अमेरिका में, कई ऐसे बिजनेसेस आए थे जिन्होंने सिर्फ मोबाइल ऐप से खाना डिलीवर करने के लिए प्लानिंग किया। उसी लाइंस पे हमने इंडिया में सोचा कि इंडिया में ब्रांड्स की बहुत कमी है, इंडिया में अच्छे खाने की और स्पेशली डिलीवरी में खाने की बहुत कमी है। वही सोच के ये बिजनेस चालू किया गया था। क्लाउड किचन के ग्रोथ के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला, कंज्यूमर डिमांड। इंडिया में हर गली कोने में रेस्टोरेंट्स नहीं है, खाने के ऑप्शंस नहीं है। हर बड़े शहर में भी खाने के ऑप्शंस कुछ एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो डिफेंस कॉलोनी में एक हब है या हौस खास में हब है, पर दिल्ली के हर लोकेलिटी में खाना नहीं मिलेगा। सिमिलरली बैंगलोर में इंदिरा नगर या कोरमंगला में रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, पर हर एरिया में नहीं मिलेंगे। लेकिन हर कस्टमर जब भी कुछ अच्छा खाने का मन करे या बाहर से खाने का मन करे तो वो 2 घंटे ड्राइव करके लाइन में लग के वेट करके खाना खाने का टाइम नहीं है। तो काफी सारा नेसेसिटी था कि बड़े शहरों में ट्रैफिक बहुत है, खाने के ऑप्शंस काफी लोकलाइज्ड हैं, हर पार्ट में अवेलेबल नहीं है।
दूसरा कस्टमर को कन्वीनियंस चाहिए, उनको टाइम बचाना है अपना। दूसरा आप एक और बहुत बड़ा चेंज देखिए कि 2013-14 के बाद से आप बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाने की जगह बहुत लोग घर पे ही रहना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं। सो आपके पास बहुत सारा रीजन है। एक और सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत लोग अब सारा खाना घर में नहीं बनाना चाहते। हम्म। सो हमारे हिसाब से ये एक सेक्युलर ट्रेंड है। ये अगले काफी दशकों तक लोग बाहर से खाना मंगाएंगे, कन्वीनियंस के लिए मंगाएंगे, कंफर्ट के लिए मंगाएंगे, ट्रीट के लिए मंगाएंगे। सो घर में खाना थोड़ा कम बनेगा पहले से, और इसीलिए क्लाउड किचन का अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। जी हाँ, जी रश्मि, अब तो करण इस चर्चा को आगे ले जाते हैं। तो क्या कोविड महामारी में जब लगभग 18 महीने से हम सब, मतलब अभी कोविड महामारी कोशिश है, होप कर रहे हैं कि ख़त्म हो रही है, लेकिन 18 महीने से लॉकडाउन, किसी प्रकार का लॉकडाउन था और लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे इनिशियली, तब क्लाउड किचन्स ने काफ़ी मदद की क्योंकि लोग घर पर ही खाना ऑर्डर करके मतलब बजाय बाहर नहीं जा सकते थे तो ऑर्डर करते थे घर पर। तो क्या तब उस दौरान, उस पीरियड में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा है इस इंडस्ट्री ने, क्लाउड किचन इंडस्ट्री ने? नहीं, बिल्कुल। जब जब और भी कोई फैसिलिटी नहीं थी खाने की, रेस्टोरेंट्स बंद थे, तो जो बैचलर्स नई सिटीज में रहते हैं या फिर जिनके घर पे उनकी डिपेंडेंसी घर के कुक पे थी, कुक आके बना देते, तो ये सारा जब एलिमिनेट हो गया तब उनके पास ऑप्शन केवल एक ही था कि वो लोग फूड डिलीवरी से ऑर्डर कर पाए। और इसलिए फूड डिलीवरी को काफी प्रोत्साहन मिला है लास्ट 1 डेढ़ 2 साल में। जबकि मैं ये कहना चाहूंगा कि फूड डिलीवरी कोविड के पहले भी CAGR ग्रोथ 20% से ज्यादा से ग्रो हो रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से फूड डिलीवरी ग्रो हो रहा है। कोविड ने एक केवल कैटलिस्ट प्ले किया है कि जो लोग पहले ऑर्डर नहीं करते थे वो लोग ने भी ऑर्डर करना शुरू कर दिया है। सप्लाई साइड में, यानी कि रेस्टोरेंट जो पहले डिलीवर नहीं करते थे, फाइन डाइन रेस्टोरेंट, नामी रेस्टोरेंट, उन लोग ने भी अभी अपना क्लाउड किचन ब्रांड्स, एक अलग से ब्रांड्स शुरू कर दिए जिससे वो घर पे फूड डिलीवरी करते हैं। तो बिल्कुल कोविड में क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद थे, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे, क्लाउड किचन्स का ग्रोथ डेफिनेटली हुआ है। और क्लाउड किचन्स बिकॉज पीपल अपने गांव भी चले गए थे, ऑफिस भी बंद थे, तो उस हिसाब से क्लाउड किचन को नुकसान भी हुआ है। तो अभी जैसे ही लोग अपनी सिटीज में वापस आएंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे, घर पे खाने बनाने का समय नहीं मिलेगा, ऑफिस जाना शुरू होंगे, तो क्लाउड किचन और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। सो डेफिनेटली कोविड ने क्लाउड किचन को की ग्रोथ में एज अ कैटलिस्ट प्ले किया है। उनका ग्रोथ जो 20-25% के आसपास था एनुअली, अभी वो और 5-10% से एक्सीलरेट हो जाएगा कोविड की वजह से। जी। तो रश्मि, जैसे करण कह रहे हैं कि ग्रोथ और भी एक्सेलरेट होगा क्लाउड किचन्स का, और कुछ आंकड़े, मतलब काफ़ी अलग अलग स्टेटिस्टिक्स से, अलग रिपोर्ट से जहां भी आप बात करें, एक स्टेटिस्टिक ये भी है कि 2024 तक इंडियन क्लाउड किचन मार्केट अबाउट $2 बिलियन तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात तो, ग्रोथ तो दिख रही है, जाहिर सी बात है, लेकिन अब जब लॉकडाउन खुल रहा है, रेस्टोरेंट्स भी अब खुल रहे हैं, खुल चुके हैं, तो क्या ये होगा कि लोग अब रेस्टोरेंट्स ही जाना पसंद करेंगे, क्लाउड किचन्स में थोड़ा कमी आ जाएगी, या आपको लगता है फिर भी द ग्रोथ इज रोबस्ट? सो सुमित, एक्चुअली इंडिया का डेटा दोनों ही चीजों में, ईटिंग आउट या ईटिंग इन में, एशियन कंपेरेबल्स या ग्लोबल कंपेरेबल से अभी भी बहुत कम है। हम अभी भी बाहर खाने के लिए बहुत कम पैसे खर्च करते हैं, हम अभी भी घर में मंगाने का फ्रीक्वेंसी वहां से बहुत कम है। सो मुझे लगता है दोनों ही एरियाज में ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है। नोइंग कि बहुत यंग लोग हैं, बहुत लोग अभी पहले जैसे घर में चारों टाइम खाना नहीं बनाना चाहते हैं, कुक या मेड को हैंडल करना मुश्किल है, लोगों के पास टाइम कम है। सो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि लॉकडाउन खुलेगा और लोग रेस्टोरेंट में खाएंगे इसलिए होम डिलीवरी नहीं होगा। दोनों का अलग अपॉर्चुनिटी है, अलग ओकेजन है, दोनों ग्रो करेंगे। तो करण, आपसे पहले पूछूंगा और फिर रश्मि आपके पास वापस आऊंगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करण, क्लाउड किचन्स की क्या खासियत है जिसके कारण ये ग्रोथ दिख रहा है? एक बात तो हमने बात कर ली कि कस्टमर्स ऑर्डर्स किस कारण से घर पर नहीं बना रहे और बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, बट क्लाउड किचन्स का मॉडल कैसा है जिसके कारण ये आगे और ग्रो होगा आगे चलकर?
सुमित, देखा जाए तो एक रेस्टोरेंट अगर आपको शुरू करना है तो अगर छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसमें 30-40 लोग बैठ सकते हैं तो आपको 15 से लेके 25 लाख के बीच का इन्वेस्टमेंट लग जाता है, ब्रॉडली स्पीकिंग। और अगर आपको क्लाउड किचन शुरू करना है तो यही इन्वेस्टमेंट 5 लाख के आसपास अटक जाता है। डिपेंड करता है आपका किचन कितना बड़ा है वगैरह वगैरह। बट इसका इन्वेस्टमेंट 1/3 होता है एक रेस्टोरेंट के मुकाबले। सेकेंडली, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अगर हम रेस्टोरेंट खोले तो उसका रियल एस्टेट बहुत प्राइम होगा, वहां पे रेंटल बहुत ज्यादा होंगे। क्लाउड किचन आप पीछे की तरफ खोल सकते हो, ऊपर के फ्लोर में खोल सकते हो। उसमें फ्रंट ऑफ द हाउस वेटर्स कैप्टन्स वगैरह लोग नहीं चाहिए, आपको सिर्फ किचन के लोग चाहिए, तो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी काफी कम होते हैं। सो क्लाउड किचन शुरू करने का एंट्री बैरियर बहुत ही कम है, क्लाउड किचन चलाने के खर्चे बहुत कम है। इसी कारण से बहुत लोग क्लाउड किचन खोल पा रहे हैं। हाँ, क्लाउड किचन की अपनी चैलेंजेस है कि किस तरीके से कस्टमर को एक्वायर किया जाए, किस तरीके से अपनी विजिबिलिटी बढ़ाई जाए। बट ये चैलेंज रेस्टोरेंट के लिए भी अप्लाई करता है। तो वहां पे ये एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो नेगेट हो जाता है। बट क्लाउड किचन का इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल खर्चे कम होने के कारण क्लाउड किचन को स्केल करना काफी आसान है, अगर आपके पास कस्टमर एक्वायर करने का स्किल और पैसे है तो। जी। तो रश्मि, इसके बारे में और बात करते हैं, क्योंकि जो क्लाउड किचन्स है उसकी एक खासियत या एक एक्सपेक्टेशन कस्टमर्स के पास से ये भी होती है कि फास्ट होगा, हेल्दी होगा बट फास्ट होगा, कि मैं अभी ऑर्डर करूं और झट से खाना आ जाए मेरे पास। तो इसके कारण कौन से क्यूजीन्स या कौन से स्पेशल फूड्स हैं जो क्लाउड किचन्स के लिए बेस्ट होते हैं या कंज्यूमर्स के लिए बेस्ट होते हैं टू ऑर्डर थ्रू अ क्लाउड किचन? तो सुमित, अभी तो ना बहुत अर्ली डेज है, बिकॉज डिलीवरी अभी भी ओवरऑल एफएनबी स्पेस का बहुत छोटा हिस्सा है इंडिया में। और बहुत सारा एवोल्यूशन होना है। अभी लोग जो होम डिलीवरी मंगाते हैं, जो एक्चुअली बहुत लोगों को कन्वीनियंट लगता है, या जो लोग घर पे नहीं बना पाते हैं, कुछ चीजें जैसे अभी जो पॉपुलर है वो है पिज्जा, बिरयानी जैसे बोल्स हम लोग बनाते हैं, मील बोल्स। कॉम्पैक्ट फूड है, जल्दी बन जाता है, आराम से खा सकते हैं बिना प्लेट, बिना कोई बर्तन घर में यूज किए हुए। सो कई सारे ऐसे कैटेगरीज इमर्ज किए हैं, बट अभी मुझे लगता है बहुत अर्ली है, बहुत कुछ और होना है। राइट फ्रॉम क्विजीन स्पेसिफिक क्लाउड किचन्स, रीजनल क्विजीन क्लाउड किचन्स, टू नीश फॉर्मेट कीटो किचन्स, मतलब हेल्थ फोकस्ड होंगे, गोरमे फोकस्ड होंगे, कोई प्रोडक्ट लाइन के लिए फोकस्ड होंगे। हमारे जैसे लोग जो फ्रेश फूड बनाने के लिए, सिंगल सर्व बनाने के लिए हमने फोकस किया, और हमने दुनिया भर के क्विजीन में इनोवेट किया, उसमें डाला। मुझे लगता है कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इंडिया में फूड इज अ रिलीजन। हम लोग खाने पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, खाने की बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत नॉलेज भी रखते हैं। और आई थिंक क्लाउड किचन में अपॉर्चुनिटी है कि आप कस्टमर्स को बहुत सारा एजुकेट भी कर सकते हैं, बहुत सारी नई चीजें खाना भी सिखा पाएंगे इवेंचुअली, क्योंकि यहाँ से कन्वीनियंटली डिलीवर होगा। एक जो अभी जो करंट जो बात कर रहे थे, क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट में जो आपका जल्दी का एक्सपेक्टेशन है, क्लाउड किचन होने की वजह से, सिर्फ डिलीवरी फोकस्ड होने की वजह से, आप ऑपरेशनली उसको डिजाइन कर सकते हैं जल्दी खाना देने के लिए। वो भी एक एडवांटेज होता है क्लाउड किचन के पास। तो करण, एक बात तो जैसे रश्मि कह रही हैं कि ऑप्शंस बहुत हैं और आगे चलकर और भी फूड ऑप्शंस मिलेंगे कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को। तो ये तो हो गई कि वैरायटी, आराम से घर बैठे कोई भी अलग अलग क्यूजीन, कोई भी दुनिया का किसी भी कोने का क्यूजीन मुझे मिल सकता है। लेकिन दूसरी बात ये भी हो जाती है कि थोड़ा फूड इन अ वे स्टैंडर्डाइज हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने XYZ कंपनी का खाना मुंबई में बैठकर ऑर्डर किया और अगर मैं दिल्ली गया और उसी XYZ कंपनी का खाना मिलेगा तो सेम मिलेगा। तो क्या इसमें कहीं ये भी जो लोकल डेलिकेसीज, लोकल क्यूजीन्स, लोकल फ्लेवर, कहीं वो मिस हो जाएगा इस स्टैंडर्डाइजेशन के कारण? आपकी क्या राय है? नहीं सुमित, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स में हम चाहते हैं कि बर्गर जो मैं दिल्ली में खाता हूं और वही बर्गर यदि मैं मुंबई में ऑर्डर करूं तो उसका टेस्ट सेम हो।
तो काफी हद तक कस्टमर की एक्सपेक्टेशन रहती है कि इस ब्रांड का मैं एक आइटम ऑर्डर करूं तो वो सेम मिले, और वो कस्टमर को कंफर्ट देता है ऑर्डर करने के लिए। मतलब ये एक ब्रांड की कहानी हो गई, तो एक ब्रांड के लिए स्टैंडर्डाइजेशन तो एक अच्छी चीज हो गई, कस्टमर के लिए भी वो अच्छी चीज हो गई, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कोई एक टेस्ट और वही उसको मिला। रह गई बात कि वो पर्टिकुलर हाइपर लोकल एरिया में क्या कस्टमर्स को और फ्लेवर्स मिलेगी या नहीं। तो वैसा नहीं है कि ये जो एक अगर इंडियन फूड का ब्रांड है तो वही उस एरिया में रहेगा। जैसे रश्मि ने भी कहा कि काफी रीजनल फूड्स के ब्रांड्स भी आएंगे आगे। तो हो सकता है कि थेलेसरी बिरयानी, अंबूर बिरयानी, ये जो सारी साउथ इंडियन की बिरयानीज है वो बॉम्बे में नहीं मिलती, बट कोई एक वैसा क्लाउड किचन भी खुलेगा, और बहुत ही जल्दी खुलेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या पता कोई खोल रहा हो कि जिसमें पेनिनसुलर बिरयानीज मिल रही हो। तो ये सारा इवोल्यूशन अभी हो रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड किचन आ रहे हैं, कस्टमर्स के लिए चॉइसेस बढ़ रही है। तो ये कस्टमर चूज करेगा कि क्या मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड का स्टैंडर्डाइज्ड खाना चाहता हूं, या फिर मैं कोई एक स्पेशलाइज्ड क्यूजिन की ब्रांड से ऑर्डर करना चाहता हूं। जैसे आप कहते हैं कि कस्टमर इज किंग, और वो यहीं भी अप्लाई ये भी करेगा। जी, एकदम कंज्यूमर इज़ डेफिनेटली द किंग ऑलवेज़। रश्मि, आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा। आपने भी शो में की शुरुआत में कहा था कि क्लाउड किचन्स के पास डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, जिनसे मतलब वो पार्टनर्स फूड डिलीवर करते हैं, कई बार वो पार्टनर्स ऑर्डर भी लेते हैं। तो एक क्लाउड किचन की एक जो स्ट्रेंथ है, फूड का टेस्ट, फूड का स्वाद, फूड का कलर, एवरीथिंग। लेकिन दूसरा ज़रूरी बात यह है कि डिलीवरी पार्टनर। तो ये तालमेल ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसे कैसे सही तरह से होना चाहिए कि आगे चलकर डिलीवरी पार्टनर को एक्स्ट्रा बार्गेनिंग पावर ना मिले, ताकि क्लाउड किचन्स भी अपना काम करें और डिलीवरी पार्टनर भी अपना काम करें। ये कैसे मैचिंग आप आगे चलकर देखेंगी? तो सुमित, कुछ तो ये फ्यूचर में ही होगा, तभी पता चलेगा। लेकिन खाना एक्चुअली जितना सिंपल दिखता है कि आप ऑर्डर कर सकते हैं और खाना आ जाएगा, खाने का जो बिजनेस है वो एक्चुअली काफी कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। सिर्फ हम और डिलीवरी पार्टनर्स नहीं, पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, पैकेजिंग मटेरियल है, बहुत सारे और टेक्नोलॉजी सप्लायर्स हैं। सो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। एंड अभी हम सब लोग बहुत छोटे हैं, हम सबको बहुत बड़ा होना है, और एक दूसरे के सपोर्ट के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि सबकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे है। थोड़ा समय बताएगा कि आगे कौन, एंड इवेंचुअली कस्टमर सबसे ज्यादा पावरफुल है। मतलब अगर कस्टमर जो चाहता है सबको वो ऑफर करना पड़ेगा। जी। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। जी। बहुत सही कहा आपने रश्मि, बिकॉज़ जो कस्टमर चाहता है वो कोई ना कोई तो उन्हें दे ही देता है। करण, आपसे थोड़ा आपके बिज़नेस के बारे में जानना चाहूँगा। आगे क्या प्लान्स हैं आपके खुद के बिज़नेस के? क्या नए वेंचर्स हैं, क्या नए प्लान्स हैं फॉर द फ्यूचर प्लान्स आपके? जी सुमित, हमारी कंपनी अभी 20 ब्रांड्स चलाती है, हमारी खुद की 20 ब्रांड्स है, और हमारा जो ग्रोथ का मॉडल है उसमें ये है कि हम जो भी किचन, यदि वो क्लाउड किचन हो या रेस्टोरेंट का किचन हो, जिनको सेल नहीं मिल पा रहा है, हम उनकी अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए हमारी ब्रांड उनको लाइसेंस करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जिससे स्टैंडर्डाइजेशन बना रहा है। तो हम रेस्टोरेंट ओनर्स की मदद कर रहे हैं कि जिनको ऑर्डर्स नहीं आ पा रहे हैं वो हमारी ब्रांड ले सकते हैं, हम उनको ऑर्डर लाने में मदद करेंगे, और उनको हमारी एसओपी से खाना बना के आगे देना है, जिससे उनको अपने मैन पावर पे भी डिपेंड नहीं रहना पड़े। तो ये एक विन विन मॉडल हो जाता है कि जिसमें रेस्टोरेंट पार्टनर को बिगेर कोई इन्वेस्टमेंट के पहले ही ऑर्डर से फायदा होना शुरू हो जाता है, और वो एक साथ हमारी 3 या 4 ब्रांड्स प्लग इन कर लेता है। तो एग्रीगेटर के साथ, यानी कि स्विगी जोमेटो के साथ सारा बातचीत करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, मार्केटिंग हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मॉडल रेस्टोरेंट्स को बहुत पसंद आ रहा है, और हम 2022 एंड तक कम से कम 600 से 700 इंटरनेट रेस्टोरेंट्स खोल चुके होंगे पूरे इंडिया में। अभी हमारा ये नंबर 150 के आसपास है, और हर महीने हम 50-60 रेस्टोरेंट, इंटरनेट रेस्टोरेंट्स ऐड कर रहे हैं। तो ये मॉडल, बिकॉज ये इतना विन विन है दोनों के लिए, रेस्टोरेंट काफी हमको अप्रोच कर रहे हैं, और इसी मॉडल से हम आगे ग्रो करने वाले हैं, जो हमारे लिए एसेट लाइट है और जो रेस्टोरेंट के लिए पहले ही ऑर्डर से उनको फायदा देता है। जी, बहुत बढ़िया। रश्मि, आपसे जानना चाहूँगा, आप तो
लाइक करण ऑल्सो सर, आप पायनियर हैं इस इंडस्ट्री में, आपने काफ़ी सालों पहले 2014 जैसे आपने कहा फ्रेश मेन्यू शुरू किया था, तो तब से लेकर अब तक 7 साल में क्या एवोल्यूशन हुआ है फ्रेश मेन्यू का, और आगे आप के क्या प्लान्स हैं? सर एवोल्यूशन तो आई थिंक द बिग अचीवमेंट ये है कि अभी पूरे इंडस्ट्री एक्नॉलेज कर रहे हैं कि क्लाउड किचन एक नेसेसरी पार्ट है एफएनबी बिजनेस का। ये बिजनेस मॉडल है जो बहुत स्केलेबल है, बहुत कंज्यूमर नीड है और इसमें फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। हमारे साइड से आई थिंक कोविड लास्ट 1.5 साल काफी मुश्किल थे ये बिजनेस के लिए, पूरे एफएनबी बिजनेस के लिए, बट नाउ अभी जब चेंज हो रहा है तो अभी हम लोगों ने भी एक्सपेंशन प्लान किया है। जिन 3 सिटीज में हम प्रेजेंट है वहां पे एक्सपैंड करेंगे, कुछ और नए सिटीज में एक्सपैंड करेंगे। एक्सपेंशन इज द की नाउ। और करण, अगर पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो अब बैठे हैं हम 2021 में, आगे चलकर अगला साल या अगले 2-3 साल आपकी क्या राय है? क्या क्या कैसी होगी ये इंडस्ट्री आगे चलकर? ये मतलब सुमित, ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि अभी जैसे लास्ट 5 साल में इंडस्ट्री चेंज हो रही है, हर 2-3 साल में इतने नई नई चीजें आ रही है, इतना इवोल्यूशन हो रहा है। क्या पता कि 2025 में जब हम खाना ऑर्डर करें तब हमको खिड़की में ड्रोन के द्वारा खाना मिले। क्या पता 2030 में हम खाना ऑर्डर करें और हमारी तरफ एक व्हीकल चलता हुआ है हमारे घर की तरफ, के खाना उसी में बन रहा हो, तो हमको बिल्कुल फ्रेश हॉट पिज्जा मिलेगा कि हमारे डोर स्टेप पे अवन से निकाल के डायरेक्ट देंगे। ये मतलब टेक्नोलॉजी एडवांसेस इतने हो रहे हैं, फूड में इतना इवोल्यूशन हो रहा है, बैक एंडिंग में, और कंज्यूमर की डिमांड्स बढ़ रही है, कंज्यूमर का एफोर्डेबिलिटी बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर का खाना मंगवाएंगे। जैसे रश्मि जी ने कहा कि सिंगापुर के मुकाबले या ग्लोबल वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले हम 1/10 या 1/20 भी फ्रीक्वेंसी नहीं है हमारा बाहर से ऑर्डर करने का। मतलब मेरे पेरेंट्स जो 60 इयर्स ओल्ड है, उन्होंने जस्ट 6 महीने पहले स्विगी और जोमेटो यूज करना सीखा है। वो महीने में अभी 2 बार मंगवाते होंगे, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। तो बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है इंडस्ट्री के लिए। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि दिस इज जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग। हमको अभी बस थोड़ा ही दिखा है कि क्लाउड किचन क्या हो सकता है, बट आगे जाके रोबोट खाना बनाएंगे, ड्रोन खाना डिलीवर करेंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। रश्मि, आपसे एक और बात जानना चाहूँगा। आजकल लोग हेल्दी ईटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आपके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी हेल्दी क्यूजीन में माने जाते हैं, तो इसका चलन कैसे दिख रहा है आपको आगे चलकर? अगेन, हेल्थ फूड में क्या ग्रोथ होगी थ्रू क्लाउड किचन्स? आपने सही कहा। आई थिंक हेल्थ फूड हर साल हमें ये दिख रहा है कि और ज्यादा लोग कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। डिस्क्रिप्शन ज्यादा पढ़ रहे हैं। आप एफएमसीजी खरीद रहे हैं तो पैक के लेबल के पीछे ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपका खाना कहाँ से आया है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स गए हैं, उनका क्वालिटी क्या है। ग्लोबली लोग कई डाइट ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, कीटो, वेगन, पैलियो। सो इंडिया में भी आई थिंक बहुत फोकस है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। ये भी एक बहुत फास्ट इवॉल्विंग स्पेस है। और हम लोग हर 6 महीने में देखते हैं कि लोगों के प्रेफरेंसेस में कुछ नया ऐड हो जाता है और उनको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। सो हेल्दी ईटिंग इज हियर टू स्टे, कहीं नहीं जा रहा है। हर कंज्यूमर हो, जिस एज सेगमेंट में हो, अच्छा दिखना, अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा करना, आई थिंक हर किसी का प्रेफरेंस है। एंड ये ट्रेंड सिर्फ एक्सपैंड हो रहा है। इसमें राइट फ्रॉम छोटा सा चेंज कि मैं अपने खाने से व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस खा लूंगा तो मेरा गिल्ट थोड़ा कम हो जाएगा, टू ईटिंग एक्सट्रीमली हेल्दी, टू अ डाइट कि उसका कोई एक स्पेसिफिक गोल वो फुलफिल करना चाहते हैं। सो आई थिंक हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। अगेन ये स्पेस भी बहुत बढ़ते जा रहा है, इवॉल्व होते जा रहा है। अभी बहुत छोटा है क्योंकि ओवरऑल हमारा डेटा यही बोल रहा है कि अभी बहुत कम लोग हैं जो इस सेगमेंट को बहुत सीरियसली समझते हैं। बट आई थिंक हर साल उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, नॉर्मल खाने की सेल से ज्यादा फास्ट बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक यही होगा कि हर साल उसमें और आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और ग्रोथ देखने को मिलेगा। जी,
आज के शो में इतना ही। बहुत धन्यवाद रश्मि। ये थी रश्मि डागा जो फाउंडर है फ्रेश मेन्यू की, और हमारे साथ थे करण तन्ना, फाउंडर सीईओ ऑफ गोस्ट किचन्स इंडिया। रश्मि, करण, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए। आज के शो में इतना ही। तो अगर आप जानना चाह रहे थे क्लाउड किचन के बारे में और, तो मेरी उम्मीद है कि इस शो में आपने बहुत कुछ देखा, सुना और सीखा क्लाउड किचन्स के बारे में। आज के शो में इतना ही। बने रहिए आप ईटिंग आउट स्वदेश के साथ।